नमस्कार। आइए सुनते हैं अज्ञे जी की लिखी हुई कहानी शरणदाता। यह कभी हो ही नहीं सकता देविंदर लाल जी। रफीकुद्दीन वकील की वाड़ी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देविंदर लाल जी। देविंदर लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ मच जाती है, तब फिजा कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को शुबह की नज़र से देखता है और खामख्वा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरवरा हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं शहर में। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाह गर्जी हो जाएं। हम तो आपको जाने ना देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी का फ़र्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे और उन्हें घर छोड़ छोड़कर भागने ना दे। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी, जहां उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप ना जाइए, ना जाइए आप। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर है, बस। देविंदर लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देविंदर लाल पूछते, कहो लाल जी, क्या सलाह बनाई है आपने? और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बनानी है, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देविंदर लाल देखते कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं, कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गुजर की भैंसें और दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देविंदर और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमानी बस्ती थी। देविंदर लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देविंदर लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देविंदर लाल जी, आप भी। रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देविंदर लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा ना करे कोई खतरे की बात हुई भी तो रफीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देविंदर लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी ना आए, वहीं रह गए देविंदर और उनका पहाड़ी नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। उन्होंने अपने हाथों चाय बनाकर पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देविंदर लाल अपना ज़रूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चले चलें। यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यूँ गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। देविंदर लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहाँ जा पहुँचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मोजंग में भी आ पहुँचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आँखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लुट गया। रात को जहाँ तहाँ लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गलघोटू हो गई। रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को, और वो भी आज़ादी के नाम पर। या अल्लाह,
लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देविंदर लाल घर से बाहर तो निकल ही ना सकते थे। रफ़ीकुद्दीन ही आते जाते, काम करने का तो वातावरण ही ना था। वे घूम घाम आते, बाजार कराते और शहर की खबर ले आते, देविंदर को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देविंदर ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में वे पहचानने लगे कि कुछ रफ़ीकुद्दीन की बातों में चिंता है, कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है जिसे वह नाम नहीं दे सकते। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, ना जाने क्या। शहर तो वीरान हो गया था, जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगी, घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, यह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्ले में जाएं। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और वे मरीजों को भी देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा घोंप दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि वे निराश्रित उसके घर में टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर पड़ी और सड़क पर पड़ी रहीं। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देविंदर लाल को अचानक लगता कि वह और रफ़ीकुद्दीन ही गलत हैं, जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर जो वे रफ़ीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है। एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सकें, और 200-250 आदमी किरपाने निकालकर उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुंचाए। किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफ़ीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाा। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुँचा आए। देविंदर लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफ़ीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफ़ीकुद्दीन से मिलने आए। रफ़ीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुईं। सारी बातें प्रायः धीरे धीरे ही हुईं। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देविंदर लाल के कान में पड़ जाता, बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफ़ीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफ़ीकुद्दीन उनकी ओर ना देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे ना रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, खैर तो है? रफ़ीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आँख झुका ली। अब देविंदर लाल ने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है।
और खतरा उठाना पड़ रहा है सो अलग। लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़ें। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान। रफ़ीकुद्दीन ने दोनों हाथ देविंदर लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देविंदर लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी। फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देविंदर लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से ना जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहे और क्या। फिर भी क्या धमकी आखिर? धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करने को ना मिलेगा तो आग लगा देंगे। ऐसा तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं चला जाऊँ। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊँगा। आप घर बार वाले आदमी हैं, ये लोग तो सब तबाह करने पर तुले हैं, गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज ही चला जाऊँगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देविंदर लाल वहाँ से टल जाएंगे। रफ़ीकुद्दीन कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ़ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देविंदर लाल घर में रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देविंदर लाल शेख अताउल्लाह के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुँच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक कोठरी थी, जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती थी। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा। फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था, जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसकी एक ओर चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक ओर मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर ना लगी। देविंदर लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिए गए और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर तक वे हतबुद्धि से खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद दे रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद है। काम चलाओ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक ओर सामने की मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं, या तो ध्यान ही ना रहा था। देविंदर लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप ही रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी ना हो तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके। उन्होंने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधु भाव हो सकता है, यह उनका मन किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश को देखने लगे, आज़ाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन धापयाम, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक इन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वहाँ अकेलापन नहीं है। देविंदर लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तर बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, यूँ वे 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का, जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था।
देविंदर लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देविंदर लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था। हाँ, देविंदर लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डरकर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता, फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, या ऊब जाता तो देविंदर लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटरगू सुनते और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुनाई पड़ती थी। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी शेख साहब की बीबी की। एक और तीखी जनाना आवाज़ थी जिसके सर में वय का खुरदुरापन था, घर की कोई बुजुर्ग स्त्री शायद। एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज़ जैबू जैबूनी पुकार के उत्तर में बोलता था, और इसलिए शेख साहब की लड़की जैबुन्निसा का स्वर था। वह 2 मर्दाना आवाज़ें भी सुनाई पड़ती थीं। एक तो आबिद मियाँ की, जो शेख साहब का लड़का हुआ, और वह वही लड़का है जो खाना लेकर उनके लिए आता है। और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज़ जो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देविंदर लाल सुन तो सकते थे, लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में न आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं। जैबू की आवाज़ से देविंदर लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी, इस स्वाभाविक आकर्षण से नहीं, वह विनीत भी थी, इसलिए मन ही मन वे जैबुन्निसा के बारे में अपने ऊहापोह का रोमानी खिलवाड़ करके अपने को थोड़ा झिझका भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फ़िरका परस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देविंदर लाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। यह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसीलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या, लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी सुनाई बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदुरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जैबुन्निसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देविंदर लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटियों के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देविंदर लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तब देविंदर लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगीं। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर 2-1 फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। 3-1 फुलकों की तह के बीच में कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देविंदर लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देविंदर लाल उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले ही थे कि हाथ छिटक गए। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजे पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा हुआ था, केवल एक वाक्य, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देविंदर लाल ने कागज की चिंदियाँ की, चिंदियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उनके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जैबू जैबू जैबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देविंदर लाल का।
मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के, जैबू के पिता के यहाँ से। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देविंदर लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सर की बिलार बैठा था। देविंदर लाल ने बुलाया। वह लपक कर कंधे पर आ रहा। देविंदर लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देविंदर लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुचकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान हो, मैं शेख साहब का, है ना? वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यही तो जानना है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो वे मेरे साथ पता नहीं करना चाहते हैं कि नहीं। सब बातें गड़बड़ हो रही हैं। अच्छा, रोज़ मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ या ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी झपटना चाहता था, पर देविंदर लाल ने उसे गोदी में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देविंदर लाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे? सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है। तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यूँ बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान ना खाए तो बात और है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज़ें आती रहीं। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणित हुआ। फिर एक करुण रियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में। मर गया। देविंदर लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ तो नहीं दिख पड़ता था, पर देविंदर लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रहीं। आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी का विष भी दिया जा रहा है। देविंदर लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देविंदर लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं है, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया। 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा, फिर ऊपर के खाने में से 2 एक कागज, 2 एक फ़ोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति, मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति है। इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसीलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वह बताना ज़रूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देविंदर लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे। तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाए। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में
अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज़। देविंदर लाल की स्मृति में शेख उल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज गई, जैबू जैबू। और फिर गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भरी कराह, जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दिया। दोस्तों, ये शायद तब की घटना है जब भारत और पाक का विभाजन हुआ था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।